नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की। और अरविंद केजरीवाल तो स्यापा करने में, अगर किसी को कहा जाए कि भाई स्यापा करने में कौन सा पॉलिटिशियन देश में नंबर 1 है, तो अरविंद केजरीवाल हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से स्यापे के मामले में ममता बनर्जी भी कुछ कम नहीं है। दोनों अपने आप को भाई बहन भी कहते हैं और भाई बहन दोनों मिलकर पता नहीं क्या क्या स्वांग रचाते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज जो किया है, मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल को ताउम्र जेल में रहने की वो रास्ता दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल जेल में जाएंगे, ये मैं अभी आपको घोषणा करता हूं। और मैं ये बताता हूं कि कानूनी कारण कौन से ऐसे कारण हैं। ये मुकदमा छोड़ दीजिए, मैं उस मुकदमे की बात नहीं कर रहा हूं। यानी कि अगर हम बात करें कि वो केस हटा दीजिए, कौन सा, ये आबकारी घोटाले वाला, आबकारी घोटाला केस हटा दीजिए। उसके बाद अब जो उन्होंने ड्रामा करना शुरू किया है, ये भी अपने आप में एक अपराध है। और इस अपराध की सजा आप समझ लीजिए क्या हो सकती है। अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को लिखी। पहले उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी चीफ जस्टिस को। चीफ जस्टिस ने मना कर दिया था कि भाई कोई कारण नहीं बनता, जो आप कारण बता रहे हो वो कारण नहीं बनता। फिर उन्होंने जुडिशल साइड जाने की ठानी और उन्होंने ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में ही एक रेक्यू एप्लीकेशन लगाई। रेक्यू एप्लीकेशन पर बाकायदा 2 दिन सुनवाई ऑनरेबल कोर्ट ने की। एक बार नोटिस जारी किया और सुनवाई की। अरविंद केजरीवाल ने वहां पर भी बदतमीजी से यह कहा था कि सॉलिसिटर जनरल यहां पर उपस्थित हैं, मैं चाहता हूं कि सीबीआई या सॉलिसिटर जनरल इस मामले में ना बोलें। उन्होंने ये भी कहा था उस समय कि ये हमारी और आपकी वार्ता है, ये कोर्ट से मेरा डिससेटिस्फैक्शन है, इसलिए मैं कोर्ट से बात करने आया हूं, मैं कोर्ट को कन्विंस करने आया हूं, सॉलिसिटर जनरल नहीं बोलेंगे और ईडी और सीबीआई का ये केस नहीं है इसलिए नहीं बोलेंगे। इतनी जानकारी उनको है, यानी कि इतना उनको मालूम है कि किसके विरुद्ध यह मामला है। तब उन्होंने आबकारी केस को अलग हटाया था और ये कहा था इस आबकारी शराब घोटाले वाले केस की सुनवाई हम नहीं करने आए, हम तो इस बात की सुनवाई करवाने आए हैं कि क्या मुझे न्यायालय से न्याय मिलेगा और न्यायालय से न्याय मिलना क्या संभव है। और उन्होंने एलिगेशन लगाए थे, मैंने उसको पूरा एक्सप्लेन किया था, जिसमें उन्होंने कहा था आपके बच्चे भी वकील हैं, आपके बच्चे सरकार के पैनल पर हैं, आप अधिवक्ता परिषद के सेमिनारों में लीगल अपग्रेडेशन ओरिएंटेशन के लिए जाती हैं और आपने पहले हमको कभी रिलीफ नहीं दी। आपने जो मामले आपकी अदालत में गए उनमें सब में आपने हमको घसीट कर मारा है। ऐसी परिस्थिति में अब फिर से जब नीचे वाले कोर्ट ने हमारे फेवर में ऑर्डर कर दिया तो आप उसको पलट ही देंगी, ऐसा मुझे लगता है। और आपने जो सीबीआई के लिए कमेंट मैंने करवाया नीचे से, या नीचे से कमेंट हुआ, उसको फ्रीज कर दिया। आपने सीबीआई को तोता बताने से मना कर दिया। ऐसी परिस्थिति में न्याय मुझे नहीं मिलेगा। ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने उनकी पूरी सुनवाई की थी और सुनवाई के बाद उन्होंने एक डिटेल ऑर्डर दिया था। वो डिटेल ऑर्डर अरविंद केजरीवाल चाहते तो चैलेंज करते, वो डीबी में चैलेंज हो सकता था, वो सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल को ये बात मालूम है कि जो एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं, या और उनके तमाम मित्र वकील हैं, उन्होंने उनको सलाह दी होगी और ये बताया होगा कि जो एलिगेशन तुमने लगाए हैं वो एक भी एलिगेशन कोर्ट मानने वाला नहीं है। ये ट्रांसफर का कोई भी कारण नहीं बनता और अविश्वास का भी कोई कारण नहीं बनता, क्योंकि कोई भी जज जब ऑर्डर करता है तो उसके पीछे वो रीजनिंग लिखता है और जब वो रीजनिंग लिखता है तो वो रीजनिंग चैलेंज होती है। इस रीजनिंग को ही रेशियो कहा जाता है, यानी कि कोई भी जज अपने मन से कोई ऑर्डर नहीं कर सकता। उसको अगर कोई ऑर्डर करना है तो उसका रीजन और ऑबिटर और उसकी एक भूमिका उसको बतानी पड़ती है, कानून अप्लाई करना पड़ता है। और इसके अतिरिक्त जो कानूनी प्रिंसिपल इस्टेब्लिश हो चुके हैं कोर्टों में, वो कानूनी प्रिंसिपल्स उसको लगाने पड़ते हैं। और ये कानूनी प्रिंसिपल लगाने के बाद जब वो ऑर्डर करता है तो फिर से वो चैलेंज होता है, तो इन्हीं कानूनी प्रिंसिपल्स की फिर से व्याख्या होती है और उस व्याख्या में अपीलिंग कोर्ट निर्णय देता है। मतलब साफ है कि एक बड़ी चेन से मतलब है, जब सीबीआई कोर्ट ने कोई फैसला कर दिया, ईडी कोर्ट ने कोई फैसला कर दिया, तो हाई कोर्ट एक इंटरमीडिएट, एक बीच की चेन है। हाई कोर्ट का सिंगल जज के बाद डबल बेंच में आप डबल जज के पास जा सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू लगा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के बाद फिर क्यूरेटिव पिटीशन लगा सकते हैं।
इतने सारे, यानी कि आपके पास ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट की डबल बेंच मतलब डीबी, और फिर सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू, और सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन। 6 अवसर आपके पास होते हैं। 6 अवसर में एक जज के खिलाफ आपको लगता है कि वो न्याय नहीं मिलेगा, बाकी 5 तो आपको न्याय देने वाले हैं। अगर बाकी 5 आपको न्याय देने वाले हैं और अभी आपके पास 4 अवसर हैं, यानी कि नीचे अगर राउस एवेन्यू कोर्ट को छोड़ दें तो 4 अवसर अभी ऊपर हैं, और 4 अवसर अगर ऊपर हैं तो आप 4 बार अभी और जा सकते हैं। तो कहां समस्या है? अगर ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा कुछ गलत भी कर देती हैं आपके अनुसार, तो फिर कहां गड़बड़ है? फिर तो डीबी सुनेगी ना, डीबी सुनेगी तो वहां फैसला हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगा, और सुप्रीम कोर्ट में भी 3 बार सुनने का अभी आपके पास अवसर मिलेगा। फिर क्यों घबरा रहे हैं स्वर्णकांता शर्मा के अदालत में जाने से? क्योंकि अब उनको लगता है कि वो सिंपैथी उनको नहीं दे पाएंगी, और असली कारण यह है कि अरविंद केजरीवाल कंट्रोवर्सी खेल कर ही यहां तक पहुंचे और जेल भी गए। मैं बताता हूं 2-3 प्रकरण ऐसे हुए जिन प्रकरणों में हम सबको ध्यान देना चाहिए कि कैसे वो चले। अरविंद केजरीवाल जब 2013 में सरकार बनाए थे, उसके बाद 2014 में उनका इस्तीफा 49 दिन में हो गया था, इसलिए अरविंद केजरीवाल को AK-47 कहा गया था, AK-49 कहा गया था, अरविंद केजरीवाल 49 डेज। और इस 49 डेज में इस्तीफा देने के बाद उन्होंने एक नया काम किया, उन्होंने एक भ्रष्टाचार की लिस्ट जारी की थी, और वो लिस्ट में बड़े बड़े नाम, उसमें कपिल सिब्बल साहब का भी नाम था, उसमें उस समय अरुण जेटली साहब का नाम था, और नितिन गडकरी का नाम था। नितिन गडकरी साहब ने और बाकियों ने डिफेमेशन का केस फाइल किया, बाकायदा कोर्ट में डिफेमेशन का केस फाइल हुआ पटियाला हाउस में। चूंकि वो तो लिस्ट इन्होंने जारी की थी, मीडिया में बोला था, सब कुछ एविडेंस थे, और अब इनको ये करना था कि उस कोर्ट में जाकर ये सिद्ध करना था कि वाकई में ये भ्रष्टाचारी है, मेरे पास सबूत है। और वो तो सबूत लिए घूम रहे थे, ये कह रहे थे शीला दीक्षित की ये मेरे पास इतनी बड़ी चार्जशीट है, और उनके लिए ये मेरे पास है, और इतने एलिगेशन है, ड्रामाबाजी झूठ बोलकर, मतलब 100% झूठ बोलकर वो सब कुछ कर रहे थे। गडकरी साहब वाले मामले में वो फंस गए। गडकरी साहब वाले मामले में इनको सम्मन हुआ, सम्मन के बाद वो पटियाला हाउस पहुंचे, और पटियाला हाउस कोर्ट के सामने पटियाला कोर्ट ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ डिफेमेशन का मामला बनता है और प्रेमे फसाई बनता है, इसलिए आप जमानत करवाएंगे। तो इन्होंने कहा मैं कोई चोर नहीं हूं जो जमानत करवाऊं, मैं कोई उचक्का नहीं हूं जो जमानत करवाऊं, मैं कोई अपराधी नहीं हूं जमानत करवाऊं, मैं जमानत नहीं करवाऊंगा। एक बार जब उन्होंने कहा जमानत नहीं करवाऊंगा तो 2 दिन के लिए उनको कस्टडी में रखा गया। फिर 2 दिन पूर्ण होने पर वो फिर से आए, फिर उन्होंने कहा मैं जमानत नहीं करवाऊंगा, कोर्ट की प्रोसीडिंग में भाग नहीं लूंगा। और कोर्ट की प्रोसीडिंग में भाग नहीं लूंगा ये कहा तो फिर उनको जेल भेजा गया। फिर जब उनको जेल भेजा गया और ये उनको लगा कि नीचे का कोर्ट उनको बचाएगा नहीं और उनको जेल में सड़ा देगा, तब वो हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट जब वो पहुंचे तो हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि भाई देखो मैंने तो कोई अपराध किया नहीं, अपराधी तो ये लोग हैं, ये लोग सब घोटाले किए हैं, तो मुझे क्यों अंदर जेल में डाल रहे हो। तब हाई कोर्ट ने कहा था कानून की एक प्रक्रिया है केजरीवाल साहब, ये प्रक्रिया समझ लीजिए, और अब आपको जेल जाना पड़ेगा। मैं सलाह देता हूं कि आप जमानत करवा लीजिए, बॉन्ड भर दीजिए। तब उन्होंने 10,000 रुपये का बेल बॉन्ड भरा था क्योंकि उनको भरना ही था। अगर वो नहीं ऐसा करते तो एब्यूजमेंट ऑफ प्रोसेस के अपराध में अलग मुकदमा चलता और उनको जेल भेज दिया जाता। अरविंद केजरीवाल उस मुकदमे को लड़ते रहे। जब अरविंद केजरीवाल को ये लगा कि वो फंस गए हैं और वो बच नहीं सकते, उन्होंने दिल्ली में सरकार तो बना ली थी, 2018 में उन्होंने लिखित माफी मांगी, और उस समय उन्होंने कहा मैंने अनवेरिफाइड सोर्सेज के माध्यम से ये एलिगेशन लगाए थे, मेरे पास सोर्सेज तो थे लेकिन उनका कोई वेरिफिकेशन नहीं है, इसलिए मुझे माफ कर दिया जाए। सभी पॉलिटिशियंस को लगभग उन्होंने चिट्ठियां लिखी थी। उस समय आपको याद होगा कि उनकी चिट्ठी, उनका जो अपॉलजी है वो कोर्ट में एक्सेप्ट भी हो गया था, क्योंकि गडकरी साहब ने बड़ा हृदय दिखाते हुए उनको माफ़ कर दिया था और ये कहा था कि हम तुम्हें माफ़ करते हैं। माफ़ी अरविंद केजरीवाल के लिए होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थे, ये अब डिबेट का प्रश्न है, क्योंकि एक धूर्त पॉलिटिशियन वो माफ़ी मांगेगा और फिर वही करेगा। इस बार उनको लगा कि मैं जेल से बाहर आ सकता हूं, मैं बच सकता हूं। उन्होंने ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत पर ही सवाल खड़े कर दिए, उन्होंने हाई कोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए, और जब उनके ऊपर हाई कोर्ट के सवाल खड़े हुए तो फिर वो जुडिशल साइड गए, जुडिशल साइड से क्लैरिफिकेशन आया तो उनको लग गया कि इसकी अपील भी अगर हम लेकर जाते हैं तो हमें कुछ होने वाला, कुछ लाभ होने वाला नहीं।
ऐसी परिस्थिति में उन्होंने एक ओपन चिट्ठी लिखी। ऑनरेबल जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को लिखी गई ये चिट्ठी अपने आप में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला तो ऐसा बनता है, देखिए अब आबकारी केस छोड़ दीजिए, आपको याद होगा बाबा रामदेव के केस में 2 जजेस की बेंच में सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, आपके ऊपर जो एलिगेशन हैं उनको हम सुनेंगे, आप इसको पब्लिक प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे। बाबा रामदेव ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चैलेंज कर दिया था और इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने ये कंटेम्प्ट माना था। और कंटेम्प्ट मानने के बाद बाबा रामदेव और उनके साथी जब कोर्ट में पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तो वहां अपॉलजी सुप्रीम कोर्ट ने मानी नहीं, उनकी माफी नहीं मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तुम्हें लिखित माफी मांगनी पड़ेगी, अखबार में ऐड दीजिए। उन्होंने एक छोटा सा ऐड दिया और कहा हम कोर्ट से माफी मांगते हैं। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा पूरा फ्रंट पेज में दीजिए, लिखिए बाकायदा। तब बाबा रामदेव ने लिखित रूप से सभी न्यूज़पेपर्स में अपॉलजी मांगी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हम पुनः तुम्हारे केस पर आते हैं। यानी कि ये बीच में जो कंटेम्प्ट का मामला है, जब आपने कहा हम कोर्ट को नहीं मानेंगे, आपने कहा नहीं, किया वैसे ही। अरविंद केजरीवाल तो खुला रूप से कह रहे हैं कि मैं कोर्ट की नहीं मानूंगा, आपकी अदालत में प्रेजेंट ही नहीं होऊंगा, और साथ में कह दिया हम सत्याग्रह करेंगे। भारत की अदालत में स्वतंत्रता के बाद कोई एक ऐसा बचकाना नेता जो ये कह रहा है कि मैं सत्याग्रह करूंगा, और वो भी करप्शन के मामले में। गांधी जी ने सत्याग्रह स्वतंत्रता के लिए किया था, ये गांधी जी के नाम रखकर करप्शन के मामले में सत्याग्रह कर रहे हैं और कह रहे हैं सत्याग्रह। वैसे ही मैं सिस्टम को नहीं मानता, मैं अदालत को नहीं मानता, मैं अदालत का रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मुझे न्याय की उम्मीद नहीं है, इसलिए मैं आपकी अदालत में प्रेजेंट नहीं होऊंगा। अब इसके अप एंड कॉन्स समझिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, अब कंटेम्प्ट का नोटिस होना चाहिए, कंटेम्प्ट का केस अलग चलेगा। और मजे की बात यह है कि जुडिशरी पर जब आपने सवाल खड़े किए हैं, अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बेंच ट्रांसफर भी कर देता है तो क्या कोई दूसरी बेंच इनके लिए सिंपैथी रखेगी? और सिंपैथी होनी चाहिए। अब इनको पूर्ण रूप से अंदाजा है कि मैं केस हार चुका हूं, इनको पूर्ण रूप से अंदाजा है कि नीचे वाले कोर्ट ने जो डिसाइड किया है वो ऑनरेबल जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में फंसा है। अब ईडी और सीबीआई का मामला, अब मुझे जेल जाना ही पड़ेगा और निश्चित रूप से तय हो जाएगा, क्योंकि पहले दिन ही उन्होंने केस की कमियां निकालकर वो प्रोसीडिंग नीचे की फ्रीज कर दी थी। अब समझिए, अरविंद केजरीवाल नहीं जाते हैं तो क्या होगा? देखिए, ये अपील सीबीआई की है, अरविंद केजरीवाल की अपील नहीं है, ये अपील सीबीआई की है। सीबीआई बनाम नीचे के कोर्ट का ऑर्डर, यानी कि सीबीआई ने राउस एवेन्यू कोर्ट के आदेश को चैलेंज किया है। अगर इसमें डिफेंस नहीं भी आती, यानी कि अगर इसमें अरविंद केजरीवाल नहीं भी उपस्थित होते या कोई आर्गुमेंट नहीं करते, तो भी कानूनन कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक्स पार्टी हियरिंग हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि आप एक दिन अंडरटेकिंग दे चुके हैं, और दूसरी बात यह भी है कि ये सीबीआई की अपील है। सीबीआई को मुख्यतः ऑनरेबल कोर्ट को सुनना है, और सीबीआई को सुनकर उस ऑर्डर में जो कुछ भी है, उस ऑर्डर की जो कटाक्ष हैं, जो उसकी कमियां हैं, जो उस पर लीगल प्रिंसिपल नहीं लगाए गए होंगे, या फिर लीगल प्रिंसिपल्स की जो एनालिसिस है, जो रेशियो है, वो रेशियो सीबीआई ने चैलेंज किया है, ईडी ने चैलेंज किया है। इसलिए सीबीआई और ईडी को सुनना आवश्यक है, उनको सुने बगैर नहीं। अगर सीबीआई ईडी भी ना आती तो भी एक्स पार्टी ऑनरेबल कोर्ट सुनकर आदेश को कंफर्म करता। अरविंद केजरीवाल चूंकि इसमें पार्टी नहीं है, मतलब अपील में, वैसे तो मेरे ओरिजिनल केस में पार्टी है, हमारे यहाँ की डॉक्ट्रिन है और डी अल्टरम पार्टम कि भाई सबको अवसर दिया जाना चाहिए। अवसर का मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं आऊंगा तो भी अवसर नहीं माना जाएगा। अगर आपको सम्मन हो गए, आप कोर्ट के सामने उपस्थित हो गए, आपको इस बात की जानकारी है कि कोर्ट ने क्या सम्मन किया है, और अरविंद केजरीवाल तो कोर्ट के सामने आ चुके हैं, लिखित रूप से मान चुके हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल के ऊपर ऑडी अल्टरम पार्टम लागू नहीं होता, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस लागू नहीं होता, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि अवसर देना है।
अवसर देने का मतलब ये नहीं है कि आप आर्गू नहीं करेंगे तो उसको अवसर नहीं माना जाएगा, उसको भी अवसर माना जाएगा कि आपको सम्मन हुआ और आपको सूचना दी गई, आइए और डिफेंड करिए। जब आप डिफेंड करने से मना कर देते हैं तो कोर्ट सीबीआई और ईडी को सुनने के बाद पूर्ण रूप से निचली अदालत की जो रीजनिंग आई होगी उस रीजनिंग को वो दोबारा एनालाइज करके ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर कंफर्म हो जाता है तो अरविंद केजरीवाल के दो मुसीबतें, एक तो ये कि उन्होंने ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ऑनरेबल हाई कोर्ट को सीधा चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट के सामने उपस्थित होने से मना करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, एब्यूसमेंट ऑफ प्रोसेस है, इसलिए अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस अलग चलेगा। और जो नीचे वाली अदालत का जजमेंट चैलेंज किया है सीबीआई ने, उस केस में अलग मामला चलेगा। अगर ये नहीं भी उपस्थित होते हैं तो भी वो मामला अपना अंजाम दिखाकर रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अरविंद केजरीवाल का अब जेल जाना लगभग तय हो चुका है। बाकी क्या होगा वो तो अलग की बात है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोर्ट को कटाक्ष करना, ये मैं समझता हूं स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार। और परतंत्र भारत में भी केवल जब इस तरह के काम किए गए थे तो फिर स्वतंत्रता उस समय का मेन लॉजिकल क्वेश्चन था, करप्शन नहीं। उनमें कोई करप्ट पॉलिटिशियन या करप्ट आज़ादी का मत वाला अदालत का बहिष्कार नहीं कर रहा था। मैं समझता हूं बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक एक बैरिस्टर थे और बैरिस्टर होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं इस अंग्रेजी अदालत के सामने प्रेजेंट नहीं हूंगा। मैं इसलिए प्रेजेंट नहीं हूंगा क्योंकि मैं इनको योर लॉर्ड या माई लॉर्ड नहीं कह सकता, क्योंकि ये मेरे ऊपर शासन करने आए हैं, ये मेरे लॉर्ड नहीं हो सकते, मैं इनके सामने झुककर बात नहीं कर सकता। और ताउम्र उन्होंने कोर्ट जाने से मना कर दिया था। ये वो मामला आज़ादी का था। अब ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल तो ये आज़ादी का मामला नहीं है, ये तो मामला ही कुछ और है और ये करप्शन का मामला है। करप्शन के मामले में केजरीवाल कैसे बचेंगे ये तो केजरीवाल ही तय करेंगे। अब मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने पूरे सिस्टम को धता बताकर वही टैक्टिक अपनाने को वो जैसी सरकार बनाते समय झूठ बोल बोल कर किया था वैसा ही कुछ उन्होंने किया है और इसका परिणाम ये हो सकता है ताउम्र जेल। आगे क्या होगा ये हम लोग चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।